आरबीआई ने डीपीआई इंडेक्स मार्च 2025 का डेटा रिलीज किया है। ये आप देख सकते हैं, कल की तारीख का ये प्रेस रिलीज है और जिसमें बताया है कि अब जो मार्च 2025 का डेटा है उसके अनुसार ये जो डीपीआई इंडेक्स है ये 493.22 पे पहुंच चुका है, जो कि पिछले साल सितंबर में 465.33 पे था। मतलब इंक्रीज देखने को मिला है। और ये आप देख सकते हैं, इसका पीरियड ये 2018 से शुरू हुआ और ये अब कहाँ पे पहुंच चुका है। आप हर ईयर का जो डेटा है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में कि क्या है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, कैसे काम करता है, कैसे इसमें किन किन इंडिकेटर्स को लिया जाता है इसको डिसाइड करने के लिए, और इसका क्या इम्प्लीकेशंस वगैरह पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आरबीआई ने रिलीज किया है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का जो डेटा है, जो कि मैंने आपको बताया 493.22 पे पहुंच चुका है। ये मार्च 2025 का डेटा है। ये मार्च 2025 का डेटा अब रिलीज हुआ है, तो ये ऐसे ही रिलीज होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि भारत में जो डिजिटल पेमेंट है उसका अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये सिर्फ अब केवल एक बड़े शहरों तक या फिर केवल शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका जो स्प्रेड है वो गांव तक भी पहुंच रहा है, क्योंकि भारत की ज्यादातर जनसंख्या तो गांव में ही रहती है। अगर हम बात करें कि ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है आरबीआई ने जिसको इंट्रोड्यूस किया 2018 में, ये काम कैसे करता है और इसका मेन मकसद क्या है, कि ये इंडेक्स हमें क्या बताता है। हर एक इंडेक्स का मकसद होता है कि हम हंगर इंडेक्स देखते हैं तो पता चलता है उस देश में कितनी भूखमरी है। तो ऐसे ही डीपीआई से हमें क्या पता चलता है, तो नाम से स्पष्ट है कि ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, जो कि ये बताता है कि जो एक्सटेंट और पेनिट्रेशन है डिजिटलाइजेशन का पेमेंट का इंडिया में वो कैसे है। मतलब कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो डिजिटल माध्यम से कितना कर रहे हैं। वो डिजिटल माध्यम का मतलब केवल यूपीआई नहीं है, डिजिटली मतलब जिसमें हम फिजिकल करेंसी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं पेमेंट के लिए, उन सब को मापना होता है। तो एक तरीके से एक बैरोमीटर है जो कि ये देखता है कि हमारे देश में जो डिजिटल पेमेंट है उसका अडॉप्शन कितना हो रहा है। इसे पब्लिश कौन करता है, तो इसे पब्लिश करता है आरबीआई। और ये जो सबसे पहली बार लॉन्च हुआ था वो हुआ था मार्च 2018 में। तो ये भी पूछा जाता है कि कब से स्टार्ट हुआ है, तो मार्च 2018 से स्टार्ट हुआ है। और जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस समय इसका जो बेस स्कोर था वो 100 था। जब से कोई इंडेक्स स्टार्ट होता है तो उसका जो बेस स्कोर होता है उस साल 100 होता है, और फिर उसी बेस स्कोर के आधार पे ही देखा जाता है कि कितना इंप्रूवमेंट हो रही है। और अब जो इसका स्कोर है वो 493.22 है। 2018 से 2025 7 साल हो गए, तो ये आप कह सकते हैं 7 सालों में 5 गुना बढ़ चुका है जो डिजिटल पेमेंट का एडॉप्शन है इंडिया में। ये वॉल्यूम के साथ साथ जो वैल्यू है दोनों को यहाँ पे मेजर करता है। तो 5 गुना, लगभग 5 गुने का इंक्रीज हो चुका है। आगे हम बात करें इसमें कि ये कब कब रिलीज किया जाता है, तो ये साल में 2 बार रिलीज किया जाता है, इसलिए ये सेमी एनुअल है। मतलब एक बार ये मार्च में रिलीज किया जाएगा और एक बार ये सितंबर में इसका डेटा रिलीज होता है। लेकिन रिलीज करना वो 4 महीने के गैप पे आपका लगभग चलता है। मतलब जो मार्च का डेटा है वो आपका जुलाई अगस्त के आसपास आता है, जैसे अभी आया है। और जो सितंबर का डेटा है वो जनवरी फरवरी में आता है, क्योंकि डेटा कलेक्ट होता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद ये पूरी तरीके से रेक्टिफाई करके डेटा को रिलीज किया जाता है। तो इस सब में जो समय बीतता है वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन वो डेटा जैसे अभी जुलाई अगस्त में आ रहे थे, जुलाई अगस्त का इंडेक्स नहीं है, ये मार्च 2025 का है। तो ये साल में 2 बार निकलेगा, एक बार मार्च में, एक बार सितंबर में। ऑब्जेक्टिव तो आपको इसका पता ही है, अभी मैंने बता ही दिया कि पेनिट्रेशन को मैप करने का काम करता है डिजिटल पेमेंट का, कि भारत में कितना जो पेनिट्रेशन है डिजिटल पेमेंट की वो हुई है, कितना एडॉप्शन हुआ है। अगर हम दूसरे तरफ बात करें कि इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं क्या क्या होते हैं, तो 5 पिलर्स इसके होते हैं, जो कि जिसके आधार पे ये सब कुछ नापा जाता है। और हर एक पिलर में या कह सकते हैं हर एक पैरामीटर के कुछ अपने इंडिकेटर्स होते हैं। और यहाँ पे हर एक जो पैरामीटर है उसका वेटेज भी अपना अलग अलग है। जैसे पहला इसका जो पैरामीटर है वो है पेमेंट इनेबलर। तो इसका जो वेटेज है वो कितना है, 25%। मतलब अगर ऐसे समझिए कि पूरा जो इंडेक्स है वो 100 नंबर का है, तो 25 नंबर जो है वो पेमेंट इनेबलर में से लिए जाते हैं। तो पेमेंट इनेबलर में क्या देखा जाता है, तो इसमें ये देखा जाता है इंटरनेट पेनिट्रेशन कितनी हुई है, मोबाइल डिवाइसेस को देखा जाता है, आधार इनरोलमेंट, बैंक अकाउंट कितने ओपन हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को मेजर किया जाता है, ये सब इसके इंडिकेटर्स होते हैं। तो इस सब इंडिकेटर को मिला करके ये पेमेंट इनेबलर जो पैरामीटर वो तैयार होता है। वहीं पे दूसरा आता है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर्स। ध्यान रखिएगा 2 तरीके के हैं।
पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक डिमांड साइड है और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक सप्लाई साइड फैक्टर है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो जो डिमांड साइड का है वो 10% है, मतलब इसमें ये देखा जाता है कंज्यूमर साइड के जो फैक्टर्स हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का यूज करना, फास्ट टैग इशू कर कितने हुए हैं, क्योंकि ये सब भी तो डिजिटल पेमेंट ही है, तो ये सब नापे जाते हैं डिमांड साइड में, इसका वेटेज 10% है। वहीं अगर सप्लाई साइड की बात करें तो ये 15% इसका वेटेज है, और इसमें एटीएम्स, पीओएस मशीन्स, क्यूआर कोड, मर्चेंट जो जितने हैं उन सबको यहाँ पे देखा जाता है कि उनकी अवेलेबिलिटी, उनका पेनेट्रेशन, उनका एडॉप्शन कितना हो रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कौन सा, सप्लाई साइड वाला, याद रखिएगा। फिर आते हैं पेमेंट परफॉर्मेंस पे, जो कि इस पूरे डीपीआई का सबसे ज्यादा वेटेज वाला पैरामीटर है। 45% ये पूरा इसका वेटेज है। इसमें ये देखा जाता है कि जो वॉल्यूम है और जो वैल्यू है डिजिटल ट्रांजैक्शन की वो कैसी है, और कितना यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस इसकी चल रही है डिजिटल ट्रांजैक्शन की, यूनिक यूजर्स कितने हुए, करेंसी इन सर्कुलेशन, इन सारे फैक्टर्स को नापता है पेमेंट परफॉर्मेंस। तो ये भी आप स्टार कर सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला यहाँ पे पैरामीटर है। फिर आता है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, जो कि 5% वेटेज है। तो ये किससे फोकस करता है, यूजर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इसमें यूजर की अवेयरनेस क्या है, एजुकेशन क्या है, मतलब कितने लोग अवेयर हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर के, ट्रांजैक्शन कितने डिक्लाइन हो रहे हैं, कंप्लेंट क्या क्या आ रही है, सिस्टम डाउन टाइम क्या चल रहा है, कभी कोई यूपीआई जैसे डाउन हो जाता है, तो वो सब इसमें आता है, वो 5% है। तो ये टोटल मिलाकर के आपका क्या होता है, 100% पूरा बनता है। ध्यान रखने वाली बात इसमें जो मैंने आपको बताई, कुछ कुछ आपको इंडिकेटर्स भी याद रखने होंगे, जैसे पेमेंट सप्लाई साइड वाला जो फैक्टर है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो आपको पता होना चाहिए। पेमेंट परफॉर्मेंस में क्या चीजें ली जाती हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब आगे बात करें हम कि जो यहाँ पे की ड्राइवर्स हैं जो डिजिटल पेमेंट को इतना तेजी से बढ़ा रहे हैं, वो क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आता है अपना यूपीआई ही। यूपीआई का जो डोमिनेंस है वो बहुत तेजी से के साथ बढ़ चुका है देश में। मतलब अब तो यहाँ पे ये, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जो पूरा डिजिटल ट्रांजैक्शन उसका लगभग 70-80% तो यूपीआई के माध्यम से ही हो रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यूपीआई बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, और यूपीआई के ना बहुत अलग अलग प्रकार हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास इंटरनेट हो तभी आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीआई लाइट आ चुका है, ऑफलाइन इसकी फैसिलिटीज़ हैं, नंबर के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसके तरीके हैं, आप इसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जीरो कॉस्ट है, हमें कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ रहा। लेकिन मैं इसके आगे क्या लगाना चाहूँगा, स्टार लगाना चाहूँगा, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर ने अभी 2-3 दिन पहले ही कहा है कि यूपीआई हर समय, मतलब ऑलवेज फ्री नहीं हो सकता है। आने वाले समय में हो सकता है कि यूपीआई के ऊपर कुछ कॉस्ट लगे, जैसे मंथली सब्सक्रिप्शन वगैरह, या फिर पर ट्रांजैक्शन पे कुछ पैसा ऐसा लगे। मतलब ऐसा क्या कर सकते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन महीने में फ्री रहेंगे, उसके बाद आप करेंगे इतना पैसा, कुछ ऐसा आ सकता है। और इसका इंटर ऑपरेबल जो नेचर है, मतलब ये है कि आप अगर गूगल पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो, या फिर आपके पास अगर एसबीआई का अकाउंट है, जरूरी नहीं आप एसबीआई का यूपीआई इस्तेमाल करें, आप गूगल पे डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारे बैंक कनेक्ट कर लीजिए, आप बड़े आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। तो इस वजह से यूपीआई बहुत प्रचलित हो रखा है। आजकल कहीं भी पेमेंट होती है तो यूपीआई के माध्यम से ही होती है, ज़्यादातर कोशिश यही रहती है। फिर दूसरा जो की ड्राइवर है वो है गवर्नमेंट की जो बहुत सपोर्टिव इनिशिएटिव्स हैं, जैसे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, या फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना है, जिसकी वजह से है क्या, जैसे यूपीआई है तो उसके लिए आपको अकाउंट तो होना ही चाहिए। अब अकाउंट अगर किसी के पास नहीं है तो वो कहाँ से यूपीआई करेगा। लेकिन पीएम जन धन योजना जैसे अकाउंट के जो कह सकते हैं प्रकार हैं, उससे ज़्यादा लोगों का अकाउंट ओपन हो चुका है, जिसकी वजह से डिजिटल पेमेंट का भी एक पेनेट्रेशन बढ़ा है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन आप प्रधानमंत्री जन धन योजना को भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, कि जितना ज़्यादा बैंकिंग जो सर्विसेज हैं वो बढ़ती जा रही हैं, मतलब बहुत डीपर चले जा रही हैं, जहां पे अभी तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी वहां भी जा रही हैं। तो उसकी वजह से है क्या कि लोग अपने घरों में पैसा नहीं रख रहे, अकाउंट में रखते हैं कि सुरक्षित रहेगा, और वो उसे अपने यूपीआई के माध्यम से या किसी डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आसानी से खर्च भी कर सकते हैं। तो ये भी एक की ड्राइवर है। जितना ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, डिजिटल पेमेंट उतना ही बढ़ेगा। फिर तीसरा चौथा इसका फैक्टर है वाइड स्प्रेड टेक एक्सेस, मतलब अफोर्डेबल स्मार्टफोन आजकल आ चुके हैं, चीप मोबाइल डेटा है। चीप मोबाइल डेटा तो मेरे ख्याल से अब नहीं कहना चाहिए, मोबाइल डेटा अब इंडिया में महंगा हो चुका है, लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे ग्लोबल में तो अभी भी आपको पता चलेगा कि भारत में इंटरनेट का डेटा बहुत चीप है। तो चीप इंटरनेट डेटा है, इस सब वजह से ना लोग जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। सबके पास लगभग स्मार्टफोन होता है, और स्मार्टफोन आपका 4-5 हज़ार रुपये में भी मिल जाएगा, जिससे आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, बेसिक जो चीज़ें आप सब कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो रिमोट एरियाज़ हैं तो वहाँ पर भी ये जो स्प्रेड है ये हुआ है, और उससे डिजिटल पेमेंट हो रहा है।
फिर फिनटेक का इनोवेशंस वगैरह भी हो रहे हैं, मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कहीं पे कुछ कमी आती है तो उसको लेकर के नई चीज़ें इवॉल्व होती हैं, जैसे भी पेटीएम और बहुत सारे ऐसे साउंड बॉक्स आ गए। बीच में लोगों को हो रहा था कि पेमेंट कर दे रहे थे, लेकिन पेमेंट जो है लोगों को पहुंचती ही नहीं थी, तो उसके लिए साउंड बॉक्स सिस्टम लाया गया कि जब पेमेंट करेंगे तुरंत बता देगा कि पेमेंट मिल गई, इतने की पेमेंट मिली है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, जिस तरह से इनोवेशंस हो रहे हैं पेमेंट और डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में, इससे यूज़र का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है और इसकी वजह से एडॉप्शन भी बढ़ रहा है। दूसरा एक आखिरी फैक्टर इसका कह सकते हैं, कोविड के बाद का जो बिहेवियर है वो भी, कि अब जो कोविड के बाद ना एक 2 साल या 3 साल तक ऐसा बिहेवियर हो गया था कि कैश का ट्रांजेक्शन भी लोगों ने करना बंद कर दिया था कि उससे भी जो वायरस है वो आ सकता है। तो एक शिफ्ट हो गया, बिहेवियर में चेंज हो गया। 2-3 साल तक लोगों ने जो डिजिटल पेमेंट ही करी, तो उसका भी एक बिहेवियर चेंज भी हम कह सकते हैं एक फैक्टर है। तो टोटल ऐसे 6 फैक्टर मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि रीज़न है इस सर्ज का जो डिजिटल पेमेंट में हो रहा है। अब बात करें हम इसके इम्प्लीकेशंस की, कि इंडियन इकोनॉमी के अगर पर्सपेक्टिव में सोचें कि क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। पहली चीज़ तो इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन होगा। अगर कैश में पैसा है, किसी के पास कैश में लेन देन हो रहा है, तो वो ट्रैक नहीं किया जा सकता है। अब बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं, हम अभी ऐसा देखते हैं कि अब न्यूज आती है कि जो रेडी पटरी वाले हैं या समोसे वाले हैं या इस तरह के सब्जी वाले हैं, उनका भी आपने जैसे कर्नाटक का एग्जांपल देखा है कि उनको जीएसटी का नोटिस मिला, क्योंकि 3-4 साल में उनका जो ट्रांजैक्शन था वो 1.6 करोड़ या उससे भी ज़्यादा था। मतलब अब जो डिजिटल पेमेंट हुआ उसकी वजह से ट्रैक हो पा रहा है, वरना ये पहले कैश में होता है तो ट्रैक भी नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जो ट्रांसपेरेंसी वो बढ़ती है, हमारी इकोनॉमी का जो रियल साइज है वो पता चलता है, टैक्स बेस भी इससे इंक्रीज होता है, इफ़िशियंसी भी इससे क्या है बढ़ती है, क्योंकि जब पेमेंट जो है ज़्यादातर डिजिटल हो रहा है तो इस वजह से जो फिजिकल करेंसी प्रिंट करने की नीड है वो उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, जो ट्रांसपोर्ट करने का खर्च वगैरह है वो सब भी बढ़ता है। तो ये सब जो हाई कॉस्ट है ना, क्योंकि ट्रांसफर जब आप फिजिकल करेंसी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये नहीं कि आप बैग उठाए लेके चल दिए, उसके लिए सुरक्षा चाहिए, बहुत सारे इंतजाम चाहिए, तो वो सारी चीज़ें रिड्यूस होती हैं पहले की तुलना में। देखा जाए तो अभी भी होती हैं, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो ये नीड क्या है, कम हो रही है। फिर डिजिटल इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है कि आप जितना ज़्यादा आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ती है। इंडिया का जो ई कॉमर्स सेक्टर है उसका ग्रोथ आप देखेंगे तो इसी वजह से आपको देखने को मिलता है। गिग इकोनॉमी आप देखेंगे, गिग इकोनॉमी का मतलब जैसे जोमेटो, स्विगी या फिर इंस्टामार्ट वगैरह के सब है ना, इन गिग इकोनॉमी कहा जाता है। ओला उबर को भी देख लीजिए, तो ये सब भी डिजिटल इकोनॉमी की वजह से ये कह सकते हैं कि इनमें भी ग्रोथ देखी जा रही है। दूसरा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वेलफेयर डिलीवरी है डिजिटल पेमेंट की वजह से वो भी इंप्रूव होती है, कि अब डीबीटी जैसे स्कीम्स हैं, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कि सरकार को अगर किसानों के खाते में पैसा डालना है तो वो अब डायरेक्ट डाल देगी। आपका अकाउंट आपके आधार से लिंक है तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आएगा। अब कोई मिडिल मैन वाला सिस्टम नहीं है, तो इससे क्या है, करप्शन भी रिड्यूस होता है और जो बेनिफिट है वो एक्चुअल पूरा का पूरा 100% जो बेनिफिट है वो जो भी बेनिफिशियरी होता है उसके पास पहुंच पाता है। और जब आपके पास डेटा रहता है ना कि हमारा इकोनॉमी इतना है, यहाँ पे इतना खर्च हो रहा है, यहाँ पे इतनी डिमांड है, तो इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग हो पाती है। आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों फिर इस डेटा को लेकर के ना एविडेंस बेस्ड जो प्रैक्टिकल जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनको फॉर्मुलेट करते हैं और उससे हमारे देश में और ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये सब इसके क्या है, इम्प्लीकेशंस हैं। अब आगे बात करते हैं कुछ की टेकअवेज की, हम वीडियो खत्म करते हैं इसके साथ। तो हमने अभी देखा कि इस बार मार्च 2025 का जो डेटा है वो 493.22 है। 2018 का जो डेटा था जब लॉन्च हुआ था, तो बेस ईयर इसका पूछे तो 2018, मार्च 2018, और स्कोर तब क्या था, 100 था। पब्लिश आरबीआई करता है, सेमी एनुअली है। कब कब होता है, एक होता है मार्च में और एक होता है सितंबर में। इसका जो हाईएस्ट वेटेज पैरामीटर है वो कौन सा है, पेमेंट परफॉर्मेंस का 45% के साथ, और जो प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर है इसका वो हम कह सकते हैं यूपीआई है। यूपीआई प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर है, ओनली नहीं, और भी ड्राइवर्स हैं डिजिटल पेमेंट के, लेकिन प्राइमरी तो यूपीआई ही है। और इस बार की रिपोर्ट में बताया गया कि ये जो हमें ग्रोथ देखने को मिली है लगभग 10-10.5% की पिछले बार की तुलना में, अगर हम बात करें मार्च 2024 से, तो उसका मेन कारण रहा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई साइड फैक्टर्स एंड पेमेंट परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से ये ग्रोथ देखने को मिली है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई साइड, ये याद रखिएगा। तो ये थी पूरी न्यूज। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, सब कुछ मैंने आपको बताया। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक जरूर किया करें। इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो दूं, और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।